आइए इस विश्लेषण में एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरते हैं जो दिखाती है कि कैसे अटूट दृढ़ संकल्प और बार बार मिलने वाली भयंकर असफलताओं से टकराने की जिद ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक की नींव रखी। यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक बहुत ही व्यवहारिक केस स्टडी है। अगर हम इस भारी अंतर को देखें तो ये सचमुच हैरान करने वाला है। एक तरफ हैं 6.845 मिलियन गाड़ियां जो हुंडई ने पिछले साल दुनिया भर में बेचीं, और दूसरी तरफ है मात्र 3000 वॉन का वो छोटा सा कर्ज जिसे इसके संस्थापक चंग जू योंग ने शुरुआत में एक छोटे और बदकिस्मत गैराज की नींव रखने के लिए लिया था। ये विरोधाभास हमें साफ दिखाता है कि एक विशाल साम्राज्य की शुरुआत कितनी छोटी और संघर्षों से भरी हो सकती है। इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है खेतों से बाहर निकलने की एक छटपटाहट से, जहां 17-17 घंटे की कमर तोड़ मेहनत ने एक अलग ही जीवन की तलाश को जन्म दिया। इस कहानी के मूल को समझने के लिए हमें 1915 के ग्रामीण कोरिया में जाना होगा। वहां की भीषण गरीबी और खेतों में लगातार काम करने की मजबूरी ने चुंग जू यंग के भीतर काम के प्रति एक ऐसा समर्पण पैदा किया जिसे तोड़ना असंभव था। जरा सोचिए, जंगल में लकड़ियां काटने की मजबूरी और शहर की पक्की सड़कों के बीच का जो अंतर था, उसने उन्हें इतना प्रेरित किया कि 18 साल की उम्र से पहले ही अपना भविष्य खुद लिखने की जिद में वो 3 बार अपना गांव छोड़कर शहर में कंस्ट्रक्शन का काम ढूंढने निकल पड़े। लेकिन शुरुआती व्यापारिक सफर आसान नहीं था। ये एक ऐसा दौर था जिसे चावल से तबाही तक का सफर कहा जा सकता है, जहां शुरुआती बिजनेस में एक के बाद एक कई भयंकर आपदाएं सामने आईं। 22 साल की उम्र तक आते आते एक डिलीवरी बॉय से अपनी खुद की चावल की दुकान के मालिक बनने तक का सफर तो तय हो गया, लेकिन उसके बाद असफलताओं का एक भयानक दौर शुरू हुआ। 1937 में जापानी कब्जे के दौरान उनकी दुकान छिन गई। फिर 1940 में उसी 3000 वॉन के कर्ज से जो गैरेज शुरू किया गया था, वो सिर्फ 1 महीने में जलकर खाक हो गया। और हद तो तब हो गई जब 1943 में दोबारा बनाए गए गैरेज को सरकार ने एक स्टील प्लांट के लिए जब्त कर लिया। इतनी कम उम्र में लगातार 3 बार सब कुछ छिन जाना ये साबित करता है कि व्यापार में असली लचीलेपन का मतलब है बार बार बिल्कुल शून्य से शुरुआत करने की हिम्मत जुटाना। इन तबाहियों के बाद शुरू होता है राख से दोबारा उठने का सिलसिला, जहां युद्ध के बाद की रिकवरी के दौरान बड़े आर्थिक और ढांचागत बदलावों को सही समय पर पहचाना गया। दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद कोरियाई युद्ध की तबाही के बीच बिजनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत उभरकर सामने आता है: खुद को परिस्थितियों के हिसाब से तुरंत ढाल लेना। बुनियादी ढांचे की पूरी तबाही के बीच भी बड़े अवसरों को पहचाना गया। देखिए कैसे फोकस शिफ्ट हुआ। युद्ध से पहले जो काम लोकल रिपेयर का था, वो युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के लिए टेंट और वेयरहाउस बनाने में बदल गया। और फिर युद्ध के बाद उसी अमेरिकी सेना के ट्रकों को सुधारकर जो भरोसा कमाया गया था, उसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े सरकारी सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए गए। इसी अकल्पनीय चतुराई ने पूरे देश के पुनर्निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई। अब आता है वो निर्णायक मोड़ जब कंपनी ने जटिल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और फिर सामना हुआ कॉर्टिना संकट का। 1960 के दशक के अंत तक सरकारी नियमों ने ये अनिवार्य कर दिया कि स्थानीय कंपनियां विदेशी कार निर्माताओं के साथ मिलकर काम करें। इसने हुंडई को फोर्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर में धकेल दिया, और यहीं पर प्रोडक्ट मार्केट फिट का एक बहुत ही कड़वा सबक मिला। जो फोर्ड कॉर्टिना अमेरिका की चिकनी और पक्की सड़कों के लिए डिजाइन की गई थी, वो युद्ध से जर्जर और गड्ढों से भरी दक्षिण कोरियाई सड़कों पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई। गाड़ियां टूट रही थीं, कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था और ग्राहकों की तरफ से रिफंड की झड़ी लग गई। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। प्रकृति का कहर अभी बाकी था, जिसने अंततः एक स्वतंत्र पहचान को जन्म दिया। इससे पहले कि उन गाड़ियों की तकनीकी समस्याओं को सुलझाया भी जा पाता, 1969 में आई एक विनाशकारी बाढ़ ने उल्सान के पूरे असेंबली प्लांट और वहां तैयार खड़ी नई कारों को पूरी तरह से डुबो दिया। उस वक्त ऐसा लगा कि ये कंपनी अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन जैसा कि इस विश्लेषण के स्रोत बताते हैं, चुंग जू यंग ने अपने जीवन में इतनी ज्यादा सफलताएं देखी थी कि मानो उन्हें इन सबकी आदत सी हो गई थी। इस स्तर की तबाही के पार देखने के लिए ठीक इसी मानसिकता की जरूरत होती है। उन्होंने हार नहीं मानी, बस मशीनों से कीचड़ साफ किया और एक बार फिर से निर्माण में जुट गए। 1974 में जब फोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट अचानक टूट गया, तो ये एक बहुत ही हताश करने वाला पल था,
लेकिन सच कहें तो इसी ने उनके लिए स्वतंत्रता का रास्ता खोल दिया। जनरल मोटर्स और फॉक्सवैगन ने भी पार्टनरशिप के प्रस्ताव ठुकरा दिए। अंत में मित्सुबिशी मोटर्स तकनीक साझा करने पर राजी हुई। इसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल और उनकी एक विशेषज्ञ टीम को काम पर रखा गया। नतीजा 1975 में लॉन्च हुई पोनी, पहली 100% दक्षिण कोरियाई कार। और इस किफ़ायती मॉडल ने लॉन्च होते ही घरेलू बाजार के 60% हिस्से पर कब्जा कर लिया। घरेलू बाजार जीतने के बाद अब नज़र थी एक वैश्विक विरासत बनाने पर, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की बिल्कुल हटकर रणनीतियां अपनाई गईं। उस समय कोरिया में कारों की कुल मांग केवल 30,000 थी, लेकिन कंपनी को ग्लोबल बनाने के लिए 3 लाख कारें बनाने का एक बेहद साहसिक लक्ष्य रखा गया। अब सवाल था कि इतनी कारें बिकेंगी कहाँ? यहीं पर अमेरिका के सख्त नियमों को एक बड़े अवसर में बदला गया। उन्होंने देखा कि अमेरिकी बाजार में सेकेंड हैंड कारों की बहुत भारी मांग है। रणनीति बिल्कुल साफ थी। अपनी बिल्कुल नई हुंडई एक्सेल की कीमत पुरानी कारों के बराबर रख दी गई और ग्राहकों को विश्वसनीयता का भरोसा दिलाने के लिए 5 साल की वो वारंटी दी गई जो उस समय किसी ने नहीं सुनी थी। बजट को ध्यान में रखने वाले ग्राहकों के लिए ये एक अचूक दांव था। और ये दांव कितना सफल रहा, इसके आंकड़े सचमुच शानदार हैं। इस रणनीति ने अमेरिकी बाजार में तहलका मचा दिया। 1986 में 1,70,000 और फिर 1987 में 2,70,000 यूनिट्स की बिक्री हुई। एक्सेल ने उन वर्षों के दौरान अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का रुतबा हासिल कर लिया। लेकिन एक दीर्घकालिक और मजबूत वैश्विक विरासत बनाने के लिए अंतिम अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी, और वो थी खुद पर से सस्ते ब्रांड का ठप्पा हटाना। 1990 के दशक में सोनाटा और एलेंट्रा जैसे मॉडल्स के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत भारी निवेश किया गया। क्वालिटी पर फोकस करने के इस दूरदर्शी कदम ने ही उन्हें वो विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा दिलाई है जिससे आज हम 193 देशों में सम्मान के साथ देखते हैं। तो इस विश्लेषण को हम इस विचार के साथ समाप्त करते हैं कि कई बार अकल्पनीय असफलताओं को झेलना और दीर्घकालिक विजन बनाए रखना ही स्मारकीय सफलता का एकमात्र रास्ता होता है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी भयंकर असफलता है जिसे हम अंत मान लेते हैं, लेकिन असल में वही भविष्य के किसी बहुत बड़े निर्माण की नींव बन सकती है। ये कहानी सिर्फ कारों के बारे में नहीं है, ये कभी हार ना मानने की उस इंसानी फितरत के बारे में है जो राख से भी साम्राज्य खड़ा कर सकती है।